हेलो दोस्तों, हम इससे पहले देख रहे थे हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री की एक क्लास हो चुकी है, तो ये हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्ट्री इतिहास। इतिहास देखेंगे। इतिहास को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। इतिहास इसको मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने मुख्य रूप से इस इतिहास पर काम किया। अगर वनडे एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन, अगर अच्छे क्वेश्चन बना रहा है तो वो आपसे पूछ सकता है प्राग इतिहास के जनक कौन है। प्राग इतिहास के जनक है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ब्रूसफोर्ड रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड प्राग इतिहास के जनक। और आद्य इतिहास के जनक हैं जॉन मार्शल। आद्य इतिहास के जनक जॉन मार्शल। प्राग इतिहास को हमने पाषाण काल कहा। पाषाण काल को स्टोन एज भी कहा। स्टोन एज या इसे ही लिथो एज भी कहते हैं। लिथो एज भी इसे कहते हैं। इसको चार भागों में बांटा गया। फर्स्ट पूर्व पाषाण, सेकंड मध्य पाषाण, नवपाषाण, उत्तर पाषाण। चार भागों में इसको बांटा गया। पूरा पाषाण काल में हमने देखा था आग की खोज हो चुकी थी। इस समय का मानव आदि मानव था, आखेघट मानव था, जो शिकार करता था। शिकार जहाँ किया वहीं रह गया। कोई इनका स्थायी निवास नहीं था। कोई की स्थायी निवास हो तो वहां से वापस आना हो और इनको वहां स्थायी अपने निवास पर रहना हो। तो इनका कोई माध्यम नहीं था। सिर्फ इनका एक ही माध्यम था कि शिकार करना और अपना भोजन करना। और मध्य पाषाण काल बहुत कालखंड लंबा नहीं था। इस समय मानव के हथियार छोटे हो गए और इन्होंने अंत्येष्टि कार्यक्रम करना शुरू किया, मतलब अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। और इस समय के मानव जो थे वो हड्डियों के आभूषण पहनते थे। किसी जानवर का शिकार किया और उसके हड्डी के आभूषण पहन लिए। नवपाषाण काल के मानव जो थे वो खेती करना सीख गए थे। सबसे पहले नवपाषाण के मानव ने खेती की, फिर उसके बाद उन्होंने स्थायी निवास बनाया और उसके बाद पशुपालन किया। फिर पहिए का आविष्कार किया। जो खेती से अनाज होता था तो स्थायी आवास था इनका, अनाज एक रखने का, रहने का। तो वो पहिए का आविष्कार किया अनाज को एक स्थान पर ले जाने के लिए। और इसके बाद उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हुई। उत्तर का मतलब होता है कोई कालखंड जब समय खत्म होने वाला होता है तो उसे उत्तर कहते हैं। जैसे उत्तर गुप्त काल, उत्तर वैदिक काल, वैसे उत्तर पाषाण काल। जब पाषाण काल खत्म होने वाला हुआ तो उसे उत्तर पाषाण काल कहा गया। इस समय तांबे की खोज हुई। तांबे का जो अयस्क है वो चिल्कोपाइराइड अयस्क है, इस वजह से इसको चिल्कोलिथी एज भी कहा गया। और अब देखेंगे हम आद्य इतिहास। आद्य इतिहास के जनक जॉन मार्शल को कहा गया। आद्य इतिहास जैसे हम प्राग इतिहास में देखते हैं पाषाण काल मुख्य रूप से, वैसे ही आद्य इतिहास में हम सिंधु सभ्यता देखते हैं। सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। और ये जो पाषाण सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के जो जानकारी
सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी। और सिंधु सभ्यता का एरिया का सर्वेक्षण, जो सिंधु सभ्यता का एरिया था उसका सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। एरिया का सर्वेक्षण जो एरिया था उसका सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। जेम्स कनिंघम ने इसके एरिया का सर्वेक्षण किया। और सिंधु सभ्यता की जो खुदाई की, सिंधु सभ्यता की खुदाई जो है दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने की 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। सिंधु नदी जब उस समय का मानव खेती करना सीख गया तो खेती के लिए आवश्यक चीज वो पानी थी। इसलिए वहां के जो सिंधु सभ्यता थी, जो सिंधु नदी थी उसके और उसके सहायक नदियां जो थी, जैसे सिंधु सभ्यता की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, काबुल, कुर्रा, स्याग, ये सब इसकी सहायक नदियां थी सिंधु सभ्यता की। ये अल्टीमेटली सिंधु सभ्यता में मिलती थी। तो इस वजह से इनके किनारे और सिंधु नदी के किनारे ये लोग जाकर बसने लगे, खेती करने लगे। इस समय के मानव, सिंधु सभ्यता के मानव जो थे वो खेती करने के लिए सिंधु नदी के किनारे जाकर बसने लगे। अब देखेंगे सिंधु नदी के, सिंधु सभ्यता का एरिया। सिंधु सभ्यता देखेंगे, सिंधु सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के एरिया का सर्वेक्षण देखेंगे हम लोग। तो सिंधु सभ्यता कुछ इस प्रकार शहर मिले सिंधु सभ्यता के। सिंधु सभ्यता के सबसे सर्वाधिक जो स्थल मिले वो गुजरात में प्राप्त हुए। सबसे ज्यादा स्थल जो गुजरात में प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता जो आकृति थी वो कुछ इस प्रकार की थी। सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र थे वो कुछ इस प्रकार के क्षेत्र थे। कुछ क्षेत्र थे सिंधु सभ्यता के जो यहाँ थे। तो लगभग सिंधु सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार सभ्यता थी, त्रिभुजाकार थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो इसका एरिया था 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका एरिया जो था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका देखेंगे क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण। इसके जो क्षेत्र हैं वो पूछ लेता है कि सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर, सबसे उत्तर में कश्मीर, और सबसे पूरब में जो था उत्तर प्रदेश।
सबसे पूर्व में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में एमपी मध्य प्रदेश और पश्चिम में पाकिस्तान। पश्चिम में पाकिस्तान था। अब इसके स्थान पूछ लेता है कि सबसे पश्चिमी क्षेत्र, सबसे लास्टली सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा था। तो सबसे पश्चिमी जो था वो सुत्का गिंडोर। सुत्का गिंडोर सबसे जो पश्चिमी इसका शहर था वो था सुत्का गिंडोर। और इसका सबसे उत्तरी शहर जो था वो मांडा था। मांडा सबसे उत्तरी शहर पूछ ले तो सबसे उत्तरी शहर कश्मीर में जो मांडा था। और सबसे पूर्वी शहर जो उत्तर प्रदेश में था वो था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सबसे इसका पूर्वी शहर था वो आलमगीर था। और सबसे दक्षिणी शहर जो था वो था दैमाबाद। सबसे दक्षिणी शहर वो दैमाबाद था। अब पूछ लेता है कि ये किन नदी के किनारे बसे थे, किन किन नदियों के किनारे ये शहर बसे हुए थे। तो देखेंगे सुत्का गिंडोर डास्क नदी के किनारे बसा हुआ था। और मांडा चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी और दैमाबाद प्रावरा नदी किनारे बसा हुआ था। ये पूछ लेता है। सबसे पश्चिमी शहर पाकिस्तान में सुत्का गिंडोर और सुत्का गिंडोर डास्क नदी के किनारे बसा हुआ था। सबसे उत्तरी शहर कश्मीर जो उसका उत्तरी स्थान था वो मांडा और ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी शहर जो इसका एरिया है वो है आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे बसा हुआ था। दक्षिणतम शहर एमपी मध्य प्रदेश में दैमाबाद प्रावरा नदी किनारे बसा हुआ था। सिंधु सभ्यता जो है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई तो सिंधु सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने की। जॉन मार्शल ने सबसे अपने करीबी दयाराम साहनी से कहा कि यहाँ पर देखिए कुछ है, कुछ ईंटें निकली हुई, कुछ न्यो जैसे भरी हुई थी। तो उन्होंने कहा यहाँ की खुदाई करो। जब वहां की खुदाई हुई तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे पहले खुदाई हुई वो हड़प्पा में हुई। सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई हड़प्पा की हुई। हड़प्पा में जब खुदाई हुई तो हड़प्पा में देखा गया कि वहां कुछ ईंटें निकली हुई थी। जब कुछ ईंटें निकली हुई थी तो उन्होंने कहा यहाँ देखो कुछ है। तो जब वहां न्यो टाइप भरी हुई थी पूरा धंस गया हुआ था। तो वहां देखा गया, जब वहां की खुदाई हुई तो वहां कुछ कमरे टाइप निकले। और जब खुदाई करते करते देखा गया कि वहां कुछ एक बहुत बड़ा एरिया, एक मान लीजिए गांव टाइप का वो एरिया वहां पर खुदाई के बाद प्राप्त हुआ। तो वहां देखा गया कि बहुत सारी जो है वो वस्तुएं वहां से प्राप्त हुई। तो देखेंगे हड़प्पा खुदाई से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। हड़प्पा खुदाई से कुम्हार का चाक, कुम्हार जिससे मिट्टी के बर्तन बनाता है वो चाक कुम्हार का। अन्नागार जिसमें अनाज रखा जाता है। कृषि के बाद जो अनाज एकत्रित होता है, फसल जो एकत्रित होती है उसको एक जगह रखना, वहां अन्नागार मिला। और इसके बाद
देखेंगे श्रमिक आवास। श्रमिक आवास, श्रमिक आवास जो मेहनत करते थे, मेहनत करने के बाद उनके रेस्ट के लिए, उनके आराम के लिए एक आवास बनाया गया था, वो वहां प्राप्त हुआ, श्रमिक आवास। और मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। मूर्ति में चित्र अलंकृत था, जो वो चित्र था कि मातृ देवी के पेट से निकलता हुआ पेड़, ऐसा चित्र बना हुआ था, वो मूर्ति मिली वहां से। तो इसके बाद ओखली मिली, ओखली प्राप्त हुई। ओखली, पहले के समय में ओखली रखते थे वो धान कूटने के लिए, वो ओखली प्राप्त हुई, देखा होगा आपने ओखली। इसके बाद ग्रेवयार्ड मिला, ये कब्रिस्तान, RS-37, RS-37 कब्रिस्तान मिला। ताबूत प्राप्त हुआ, ताबूत, ताबूत मतलब क्रिश्चियनों, जो लोग क्रिश्चियन हैं, वो अपने धर्म के लोगों के मृत्यु के बाद जो वो कॉफिन एक ताबूत के अंदर उसको पैक करते हैं, उसी को ताबूत कहते हैं, कॉफिन कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता से मिला हाथी का सिर, हाथी के सिर का कंकाल प्राप्त हुआ हड़प्पा सभ्यता से। तो लिखेंगे हाथी का कंकाल, हाथी का कंकाल प्राप्त हुआ। और इस समय के लोग धार्मिक थे, तो इस समय स्वास्तिक चिन्ह, इस समय हड़प्पा सभ्यता से इस समय के लोग जो धार्मिक थे, मातृ देवी की मूर्ति रखते थे, पूजा करते थे, और पशुपति जी की पूजा करते थे। और इस समय स्वास्तिक का चिन्ह, हड़प्पा खुदाई के समय स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ। आगे देखेंगे, 1 साल तक जब इसकी खुदाई चलती रही हड़प्पा सभ्यता की, तो कुछ न प्राप्त होने के बाद ऐसा लग रहा था कि सिर्फ यही स्थान है एक। पर कुछ समय बाद एक नया स्थान जब खोदा गया, चनहुदड़ो, तो देखा गया चनहुदड़ो, दूसरा स्थान था तो चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो की खुदाई जो हुई वो गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार ने की, गोपाल मजूमदार ने आई। चनहुदड़ो में अधिकतर स्त्रियों के मेकअप का सामान ही मिला, चनहुदड़ो में स्त्रियों के मेकअप के ही सामान प्राप्त हुआ। जैसे देखेंगे इसकी खुदाई में लिपस्टिक, लिपस्टिक के साथ, नेल पॉलिश के साथ, नेल पॉलिश के साथ, सुई धागा, सुई धागा और अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट। अधिकतर स्त्रियों के ही सामान मिले। अलंकृत ईंट, किसी चीज को अलंकृत करना सबसे बेहतर स्त्रियां ही जानती है, पुरुषों से काफी बेहतर। तो ये सब स्त्रियों के ही काम है। अलंकृत घड़ा, अलंकृत घड़ा, अलंकृत घड़ा, ये सब वहां से प्राप्त हुए। और छोटा शीशा, छोटा शीशा, स्त्रियों के मेकअप के ही सामान यहाँ से प्राप्त हुए। अब देखेंगे सिंधु सभ्यता जो थी उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था।
क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की ही खुदाई हुई और 1 साल तक सबसे ज्यादा खुदाई हड़प्पा सभ्यता की हुई, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो दुर्ग से घिरी थी या नहीं। तो सिंधु सभ्यता थी जो वो दुर्ग से घिरी हुई थी। दुर्ग मतलब बाउंड्री से घिरी हुई थी। इसके बाद जो ये चनहुदड़ो दुर्ग से नहीं घिरा हुआ था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वो शहर था सिंधु सभ्यता का जो दुर्ग से नहीं घिरा हुआ था। तो चनहुदड़ो दुर्ग से नहीं घिरा हुआ था। आगे क्लास हम कल देखेंगे।